एनसीईआरटी 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 पढ़ते हम सब हैं, बट सिर्फ 1% स्टूडेंट्स के 97, 98, 99% तक मार्क्स आते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर इस चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी को डिटेल में हर एक कॉर्नर रिवाइज करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट ट्रिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये वीडियो खत्म होती चले जाना फ्री वेबसाइट पढ़लक्ष्य.com पे, जहां नोट्स, क्विज, वर्कशीट्स एंड सैंपल पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं। लक्ष्य के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ले गैंग, अपना अगला चैप्टर शुरू हो चुका है विच इज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल स्वाहा कर देंगे इस कलरफुल चैप्टर को, सब कुछ समझ लेंगे। सबसे पहले लाइट होता क्या है चैप्टर में, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है ये इंपॉर्टेंट है, तो और समझते हैं। देखो ये है लाइट का डायग्राम, यही डायग्राम यही फिगर तुम्हें बनाना होगा अगर क्वेश्चन आता है, बट बहुत कम चांस है कि इस तरह से क्वेश्चन आए। ठीक है कि ड्रॉ करो, बट फंक्शन पूछ सकता है। तो रेटिना का क्या फंक्शन है, तो रेटिना यार एक ऐसी प्लेस है, ये जो रेटिना है यहाँ पर क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है और एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, ये इतना समझ लो। फिर कॉर्निया कहाँ है, ये प्लेस लाइट यहाँ से एंटर करती है। ठीक है, कॉर्निया से लाइट एंटर करती है इस जगह से। फिर उसके बाद आता है अपना ये लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस, ये जो बीच में लगा हुआ है। ये लेंस क्या करता है, ये लेंस एडजस्टमेंट कराता है फोकल लेंथ की, जिससे अच्छी इमेज बन सके, सही से हमें कोई चीज़ दिख सके। ठीक है, लाइट चैप्टर में भी हमने इमेज बनना काफ़ी कुछ देखा है, वो सब इस चैप्टर में हेल्प करेगा काफ़ी। फिर इरिस क्या है, ये एरिया जो है यहाँ पे, ये एक डार्क एरिया है जो साइज कंट्रोल करता है। क्या, पुपिल का साइड कितना छोटा करना है, कितना बड़ा करना है, ये जो स्पेस है कितना छोटा करना है, अपर्चर कितना बड़ा करना है, कितनी लाइट आनी चाहिए, ये प्यूपिल इस एरिया से डिसाइड होता है। ठीक है, कितनी लाइट अंदर आनी चाहिए आइस के। फिर अगला क्या है, ये एक्वस ह्यूमर, ये यहाँ पे ये एक फ्लूइड यहाँ पे पड़ा होता है जो हेल्प करता है लुब्रिकेशन में। ठीक है, हेल्प करता है शेप बनाने में। ठीक है, शेप मेंटेन करने में पूरा का पूरा आई का। ये वाला फ्लूइड क्या है, विट्रस ह्यूमर, जैसे इधर वाला एक्वस ह्यूमर, और अपने इस क्रिस्टलाइन लेंस के जो इधर फ्लूइड पड़ा हुआ है ये है विट्रस ह्यूमर। आओ नेक्स्ट, इधर आओ, नीचे नीचे नीचे। पावर ऑफ एकोमोडेशन, क्या होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, कि कैसे फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो द आई इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय सीलरी मसल्स। सीलरी मसल्स का यूज करके हम कर्वेचर कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं। सीलरी मसल्स कहाँ है, ये पॉइंट पे, ये जो अटैच्ड है, जिससे अटैच्ड है अपना ये लेंस, उससे हम हेल्प करके चेंज कर सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक। बट द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन दस चेंज इट फोकल लेंथ, जिससे फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। व्हेन द मसल आर रिलैक्स द लेंस बिकम थिन, दस फोकल लेंथ इंक्रीज, दिस इनेबल्स अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब रिलैक्स होता है तो फोकल लेंथ क्या होता है, द फोकल लेंथ बढ़ जाता है। और जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सिलेरी मसल्स को तो क्या होता है, दिस इंक्रीजेस द कर्वेचर ऑफ द आईलेंड्स, तो आईलेंड्स का कर्वेचर बढ़ जाता है, थिकर हो जाता है। ठीक है, फोकल लेंथ यानी कि घट जाती है। अब इससे क्या होता है, हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखने में मदद मिलती है। देखो, टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड इट एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज। ठीक है, तो नियर पॉइंट क्या होता है, फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन, कि जिसकी एक नॉर्मल विजन है, नियर पॉइंट उसका होता है अबाउट 25 सेंटीमीटर। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर की 25 सेंटीमीटर तक का तो तुम्हें दिखना ही चाहिए। अगर वो नहीं दिख रहा है तो बाबा आपकी आंख में गड़बड़ी है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर होता है हमारा नियर पॉइंट। तो यू मे नोट हियर अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दैट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। 25 सेंटीमीटर से लेके कुछ दूर तक, थोड़ी दूर तक, जो इन्फिनिटी, जो इनडिफाइंड है, वहां तक हम देख सकते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है लोगों का ओल्ड एज में, वो मिल्की हो जाता है, यानी वाइटिश होता है, क्लाउडी होता है, इसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। फिर दिस कॉजेस पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर। अब रिस्टोर कर लेते हैं विजन, यानी कि वापस सही हो जाता है ये, किससे, कैटरैक्ट सर्जरी से। ठीक है, अब जैसे एक हमने डिफेक्ट देखा, कई सारे डिफेक्ट हैं, तो डिफेक्ट ऑफ विजन एंड दियर करेक्शन, क्या क्या डिफेक्ट है, जैसे मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, प्रेसबायोपिया है, यही सब हमें देखना है नीचे। सबसे पहले मायोपिया, इसको हम इस डायग्राम से ही समझेंगे। देखो ये क्या है, ये है आई, फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई, ये पॉइंट है, ये अपना एक पॉइंट है रेड वाला। ठीक है,
यहाँ से लाइट की रेज इस तरह आई आई क्रिस्टलाइन लेंस पे पड़ी, फिर इधर फोकस हो गई इस पॉइंट पे, यहाँ पर फोकस हो गई हमारे आई के अंदर, जिससे इमेज फॉर्मेशन हो पा रहा है। ठीक है, अब ये है नॉर्मल आई का, बट ये है फार पॉइंट किसका, मायोपिक आई का। किसका, मायोपिक आई का, बहुत दूर। और ये है मायोपिक आई। क्या होता है देखो इसमें, ये है अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है अपना ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेस आती हैं आती हैं आती हैं, बट फोकस जो होता है ये यहीं पर हो जाता है पहले, जिसको होना चाहिए यहाँ पर, इसलिए इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। करेक्शन के लिए लगा देते हैं ये कॉनकेव लेंस, जिससे क्या होता है, अब आ रही हैं तो पहले जो हो जा रही थी कन्वर्ज यहाँ पे, इसको क्या करता है कॉनकेव लेंस हमारा थोड़ा सा दूर फैला देता है। ठीक है, ये वापस अपने प्लेस पे होने लगती है अपना जो इसका कन्वर्जेंस है, जो मीट पॉइंट है आइस पे, ताकि इमेज सही से बन सके। तो मायोपिया में हम यूज करते हैं क्या, कॉनकेव लेंस, बस इतना याद रखना। अब ये होता है हाइपरमेट्रोपिया, पहला डिजीज है अपना मायोपिया। इसमें क्या होता है ना, सिंपली समझ लो कि इसमें दूर की चीज नहीं दिखाई देती है यार सही से। ठीक है, अब देखो होता क्या है, मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। अब इसको तो नियर साइटेडनेस क्यों बोल रहे हैं, नियर साइटेडनेस मतलब कि सिर्फ नियर, सिर्फ पास की चीजें सही से दिखती है, दूर की चीजें नहीं दिखती। कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी दूर का ऑब्जेक्ट सही से नहीं दिखता है। अब ये डिफेक्ट क्यों आता है, दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू नंबर 1 एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आईलेंड्स, बहुत ज़्यादा कर्वेचर हो अगर आईलेंड्स का तो, या दूसरा इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल अगर बड़ी हो जाए तो। क्या है, इसको कैसे सही करते हैं, कॉनकेव लेंस से। कैसे, ये देखो यहाँ दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पर देखो, देखो ये थी अपना, ये फार पॉइंट यहाँ चला गया है मायोपिक आई का इतना दूर, तो यहाँ से लेंस ऐसे रेज यहाँ से आती हैं, यहाँ कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है, रेज यहाँ से आई और यहाँ कन्वर्ज हो गई। अब मायोपिक आई का हमें देखना है, जब इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं तो होता क्या है मैकेनिज्म, ये यूं यहाँ पर बन जाता है इमेज, जो इमेज यहाँ बननी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा यहाँ पे लगाना पड़ेगा जिससे क्या हो, थोड़ा सा और फैल जाए ये रेस, थोड़ी दूर जाकर के कन्वर्ज करे यहाँ पे। उसके लिए हम लगाते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस, तो वापस करेक्शन आता है। किसके लिए, मायोपिया के लिए। बस इतना याद रखना कि मायोपिया के लिए यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, फिर हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, इसमें पास का नहीं दिखाई देता है। ठीक है, पीएस, पास का नहीं दिखाई देता। हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। मतलब अब फार साइटेडनेस को क्यों बोल रहे हैं, जैसे उसको बोल रहे थे नियर, इसको फार, क्योंकि इसमें फार का, दूर का तो दिखता है बट पास की चीजें नहीं दिख सकती। बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। अब द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है, नियर पॉइंट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से बहुत दूर जाता है। मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल लोग जो हैं वो 25 सेंटीमीटर पे रख करके कोई चीज़ पढ़ सकते हैं, बुक वगैरह, बट जो एक बीमारी से ग्रसित होगा हाइपरमेट्रोपिया से, उसको इतने पास पे चीज़ें रखी नहीं दिखाई देंगी। अब ये क्यों होता है, दिस डिफेक्ट अराइजेस इधर बिकॉज ऑफ, पहला रीजन कि फोकल लेंथ जो है वो बहुत बड़ी हो गई है, बहुत लंबी, या दूसरा आई बॉल जो है वो वीक, बहुत आई बॉल जो है वो बहुत छोटी हो गई है। या तो फोकल लेंथ बड़ी हो गई है, आई बॉल छोटी हो गई है। इधर देखो ये समझाया गया है, ये रहा नियर पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, और ये नियर पॉइंट अपना हो गया क्या, ये नियर पॉइंट अपना हो गया हाइपरमेट्रोपिया आई का। अब क्या हो रहा है, वही सेम मैकेनिज्म कि यहाँ इमेज बननी है तो पता चला नियर पॉइंट ही दूर चला गया है। अदरवाइज दूसरा रीजन ये है कि इमेज, ये नियर पॉइंट है तो इमेज कहाँ बन रही है, यूं बाहर बन रही है। अब ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा जिससे ये रेस जो है वो कन्वर्ज हो जाए, पहले ही अंदर ही आइज में ही बननी चाहिए ना, अगर सही से इमेज हमें दिखनी है तो लगाते हैं कॉन्वेक्स लेंस, जिससे प्रॉपर जगह पे कन्वर्जेंस होता है। अच्छा ठीक है, समझ गया। ठीक है, समझ गए। इधर आ जाओ, अगला प्रेस बायोपिया। ये क्या होता है, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजेस विद एजिंग। इसमें क्या है यार, सिंपल, पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी कि एडजस्ट करने की जो क्षमता होती है फोकल लेंथ, ये कम हो जाती है एजिंग के साथ। फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि बड़े होते होते उम्र के साथ नियर बाई चीजें नहीं दिखती है कंफर्टेबली विथआउट करेक्टिव आई ग्लासेस, बिना आई ग्लासेस के। तो ये डिफेक्ट कहलाता है प्रेस बायोपिया। इसका रीजन क्या है, इसमें भी क्या है, इसमें भी यही दिक्कत है कि पास का ही नहीं दिख रहा है, बट रीजन इसका क्या है
इसका रीजन है वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आईलिड्स। समटाइम अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। अब ऐसे लोग जिनको दोनों हो जाए यार, अनलकी बेचारे, जिनको मायोपिया भी हो जाए हाइपरमेट्रोपिया भी, उनको चाहिए होता है बाईफोकल लेंस। तुमने देखा भी होगा कई लोग, अंकल लोग के लेंस में तुम देखो ध्यान से तो नीचे का एरिया कुछ और अलग पैटर्न का दिख रहा होता है, तो उसको वो बोलते हैं बाईफोकल लेंस, जिसमें एक एरिया कॉनकेव लेंस का होता है, एक एरिया कॉन्वेक्स लेंस का, कि दूर का भी देख पाए और पास का भी देख पाए। अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव लेंस एंड लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस हेल्प करता है दूर का देखने में और कॉन्वेक्स लेंस पास का देखने में। These days it is possible to correct the refractive defect with contact lens also। कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज करते हैं लोग, और लोग सर्जिकल इंटरवेंशन का भी यूज करते हैं। अब व्हाट इज, सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, लिख दो। मायोपिक आई है जिसको 1.2 मीटर कैन नॉट सी 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली, यानी 1.2 मीटर के आगे उसको नहीं दिख रहा है, सिर्फ 1.2 मीटर तक दिख रहा है। तो व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। मायोपिया के लिए कौन सा यूज करते हैं हम, हमेशा यूज करते हैं कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अब व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन के लिए क्या होता है, फार पॉइंट और नियर पॉइंट, बताओ, बताया था 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे आओ। अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग फॉर ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, व्हाट कुड बी डिटेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, हाउ कैन इट बी करेक्टेड। तो दूर से देखने में दिक्कत हो रही है लास्ट रो पे बैठ के, तो इसको मायोपिया बोल सकते हैं और आई टेस्ट करा के चेक कर सकते हैं। आ जाओ नीचे आ जाओ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म क्या होता है, इसमें डायग्राम से समझ लेंगे यार, इजी। सबसे पहले एंगल जान लो, ये होता है प्रिज्म, हम सबको पता है प्रिज्म कैसा दिखता है। यहाँ से लाइट एंटर हुई, ठीक है, यहाँ से लाइट एंटर हुई, अब ये बन गया नॉर्मल। हर बार प्लेन के ये देखो 90 डिग्री में बनता है नॉर्मल एन, ठीक है, इमेजिनरी लाइन। अब होगा क्या, ये हुई एंटर, तो नॉर्मल से क्या होगी, अवे या टुवर्ड्स, तो टुवर्ड्स होगी। क्यों, क्योंकि ये रेयर से जा रहा है डेंसर, हमने देखा था लाइट वाले चैप्टर में, ठीक है। ये तो रेयर है एयर, बट जो प्रिज्म है वो ग्लास व्लास का बना हुआ है, वो डेंस है, तो ये देखो इधर चली गई सीधी, अपने इस पे सीधे पाथ पे ना जा करके इधर चली गई। अब ये तो डेंस था, ये डी है डेंस, और ये बाहर फिर से एयर है, ये रेयर, तो डेंसर टू रेयर में क्या होगा, टुवर्ड्स नहीं अवे, हमने देखा था। तो ये अवे चली गई, दूर चली गई। देखो ये नॉर्मल था ना, ये नॉर्मल था, इसके पास इधर ना जा करके उल्टा दूर चली गई, इधर निकल आई। समझ गए बेसिक क्या क्या हुआ है, कहाँ क्या हुआ, ये समझे। देखो फिर से एक बार बता दूं कहाँ पे क्या हुआ है, जल्दी देखो, कहाँ पे इसका रिफ्रैक्शन हुआ। जब एक बार यहाँ आई यूं, यहाँ ऐसे गई, तो एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पर हुआ है लाइट का, ठीक है, 2 बार हमें यहाँ रिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है। देखो अब एंगल जान लो, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब लाइट हमें जानी चाहिए थी यहाँ पर, बट मुड़ गई यहाँ पर, तो ये जो इसका डिफरेंस निकलता है, ये होता है एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिविएशन। फिर ये क्या है, ये और ये, सबसे पहले ये देखो, ये एंगल ऑफ आई है, इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो बहुत इजी है यार, सबको पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ए एंगल ऑफ प्रिज्म और डी एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। नीचे आओ, नीचे यहाँ पर एंगल ऑफ डिविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने देख लिया, सब कुछ देख लिया, समझ गए। नीचे हमें देखना है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। क्या होता है, प्रिज्म से अगर हम व्हाइट लाइट पास कराते हैं तो इस तरह का स्पेक्ट्रम दिखता है, जिसका सिंपल फॉर्मूला है विबग्योर, ठीक है। सारे के सारे कलर्स हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। अब देखो सबसे ऊपर होता है रेड, सबसे नीचे होता है वॉयलेट, ठीक है। क्यों क्या ये हम समझेंगे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, समझते हैं। आओ ये पढ़ो। द प्रिज्म हैज प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट व्हाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ कलर, कुछ बैंड ऑफ कलर में निकला है, विबग्योर बोल रहे हैं इसको, हमने देख लिया। इसी बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट्स को, जो लाइट बीम है, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रम। अब यू हैव सीन द व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 कंपोनेंट्स, व्हाई डू वी गेट दीज कलर, क्यों हमें ये 7 कलर मिल रहे होते हैं। तो देखो
जो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू अ प्रिज्म। अलग अलग एंगल के थ्रू बेंड होते हैं। रेड लाइट सबसे ज़्यादा बेंड होती है, रेड लाइट सबसे कम बेंड होती है और वॉयलेट लाइट सबसे ज़्यादा। देखो ना, ये देखो इस डायग्राम में, ये आई तो सेम लाइट थी बट रेड लाइट क्या हुई, कम बेंड हुई, इसीलिए ऊपर है। वॉयलेट बहुत ज़्यादा बेंड हो गई, इसलिए एकदम नीचे चली गई। ठीक है, तो रेड लाइट सबसे कम बेंड होती है, वॉयलेट सबसे ज़्यादा, और डिफरेंट पाथ फॉलो करती है। इसाक न्यूटन साहब ने, न्यूटन जी ने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया। सिर्फ वो एप्पल वाला एक्सपेरिमेंट नहीं किया था यार, बहुत सारा किया था। ये रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट वाला स्पेक्ट्रम वाला इन्होंने किया खेल। क्या किया, पहले तो वाइट लाइट आई, एक प्रिज्म लगाया। देखो पहला प्रिज्म है ये 1 और दूसरा प्रिज्म है ये, तो वाइट लाइट आई, अब स्प्लिट हो गई अपने कलर्स में। फिर ये स्प्लिट जो हुई थी इसको ही दूसरे प्रिज्म से इन्वर्ट करके उल्टा करके लगाया, तो देखा कि ये वापस से वाइट लाइट निकल रही है। ठीक है, टिट फॉर टैट कर दिया। वाइट लाइट आई, यूं ऐसे स्प्लिट हुई, फिर स्प्लिट वाली लाइन को अंदर ऐसे कन्वर्ज कर दिया, तो क्या निकला बाहर, फिर से वाइट लाइट। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। समझे, रिकम्बाइन कर दिया। आओ इधर आओ, इधर इधर इधर, ये he tried to split the color, however he could not get any more colors. He then placed a second identical prism. Second prism लगाया उल्टा इन्वर्टेड पोजीशन में, तो देखा ही फाउंड अ बीम ऑफ वाइट लाइट इमर्जिंग, कि वाइट लाइट वापस से इमर्ज होके आ रही है। नाउ ये है एक रेनबो स्काई इन दिस, रेनबो इन दिस स्काई। रेनबो तो देख रखा है ना हम सबने। अब बताओ कि ये भी तो वही सेम चीज़ है ना, जैसे प्रिज्म में हो रहा था, जो कलर निकल रहा था वही निकल रहा है, रेड वॉयलेट विबग्योर कलर यहाँ भी है, बट यहाँ तो प्रिज्म लगा नहीं है। तो यहाँ क्या खेल हो रहा है, ये जो खेल होता है कि ये जो फेनोमेनन है कि प्रिज्म से स्प्लिट होती है वाइट लाइट, इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। तो रेनबो फॉर्मेशन में भी डिस्पर्जन हो रहा है, और यहाँ रेन ड्रॉप करा रही है। रेन ड्रॉप किसका रोल प्ले कर रही है, प्रिज्म का। कैसे, समझो, ये सनलाइट ऐसे आई, ये रे है सनलाइट की, ठीक है, ये रे ऐसे आई, ठीक है, तो ये रेन ड्रॉप पे जब टकराई तो क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ। ये एयर था, एयर से ये क्या है, रेन ड्रॉप है, मीडियम चेंज हुआ, और मीडियम चेंज होने पे क्या होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप हुआ कि लाइट रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, रिफ्रैक्शन हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, वो रिफ्रैक्ट होके अंदर स्प्लिट हो गई कलर्स में अलग अलग, जैसे प्रिज्म में स्प्लिट हो रही थी वैसे यहाँ पर भी स्प्लिट हो गई, और उस स्प्लिट होके अलग अलग कलर में बढ़ जाने को क्या बोल रहे थे, डिस्पर्जन। तो पहला स्टेप रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्जन, फिर अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई। देखो यहाँ पर रेन ड्रॉप के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई, इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला स्टेप, थर्ड स्टेप इज इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फिर बाहर जब एक बार फिर से मीडियम चेंज होता है, ये क्या था, एयर ड्रॉप, ये ड्रॉप है, एयर ड्रॉप है ये वाला, और ये क्या हो गया, एयर मीडियम हो गया। तो जब फिर से मीडियम चेंज हुआ तो फिर से क्या हो गया, रिफ्रैक्शन, फोर्थ स्टेप। यानी 4 स्टेप में प्रोसेस हुआ। पहला रिफ्रैक्शन हुआ, यानी अंदर आई, मीडियम चेंज यानी कि रिफ्रैक्शन हो गया अपने आप, फिर डिस्पर्जन यानी स्प्लिट हो गया कलर्स में अलग अलग स्पेक्ट्रम में, फिर इंटरनल रिफ्रैक्शन हो गया पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम का, फिर रिफ्रैक्शन होकर मीडियम चेंज हुआ तो बाहर आ गया एयर में, और ये जो लास्ट बाहर होकर एयर में आया रिफ्रैक्शन, यही फॉर्म करता है रेनबो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिज्म का रोल कौन प्ले करता है, रेन ड्रॉप, और ये 4 स्टेप्स में होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ लो भाई सब चीजें। अ रेनबो, क्या लिखा है, अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। रेन शावर के बाद ही, क्योंकि टीनी वाटर ड्रॉपलेट चाहिए होती हैं, और हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है रेनबो सन के। ठीक है, सनलाइट चाहिए होगी ना रेन ड्रॉप्स में, इसलिए हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट एंड रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्टेड। देखो वही लिखा हुआ है, पहला स्टेप रिफ्रैक्शन हुआ, फिर डिस्पर्जन हुआ, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, इंटरनली रिफ्लेक्ट करते हैं, और फिर फाइनली रिफ्रैक्टेड आउटसाइड व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफरेंट कलर रीच द ऑब्जर्वर्स आई। अलग अलग कलर की हमें स्प्लिट देखने को मिलती है। बात तो सही है, वही विबग्योर कलर की। ठीक है, यू कैन सी अ रेनबो ऑन अ सनी डे। हम सनी डे पे भी रेनबो देख सकते हैं। व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल। जब वाटरफॉल कभी आप जाओगे तो देखोगे, अगर आप वाटरफॉल की तरफ देखो और सन आपके पीछे हो तो आपको दिख जाएगा एक रेनबो। नेक्स्ट अपना क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है, देखो ये है अपना अर्थ, ठीक है, ये हो गया अपना अर्थ। अब
इसके आस बाहर क्या होती है, लेयर्स होती है अलग अलग एटमॉस्फेयर की, हमें पता है। तो याद रखना, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे वो एयर क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है, और यहाँ पे पास में होती है कोल्ड। तो हॉट का मतलब रेयरर मीडियम, हम कहाँ जा रहे हैं, रेयर मीडियम में जा रहे हैं, किससे, डेंसर से। तो क्या होगा, क्या होगा, अपने आप रिफ्रैक्शन होगा ना। जब रेयर से डेंसर जाओगे रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं लाइट का, बिल्कुल होगा। उसी को जो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हो जाए इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यही लिखा हुआ है। यू माइट हैव ऑब्जर्व द apparent random wavering or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or radiator। अरे कभी चाय बन रही होती है तो देखते हो किस तरह से ब्लर टाइप का दिखता है, क्यों, क्योंकि वो गर्म हवा होती है और उसके आजू बाजू ठंडी हवा होती है। यही लिखा है, द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर देन एयर फर्दर अप। तो हॉटर एयर क्या होती है, लाइटर, लेस डेंसर, और कूलर एयर उसके नीचे। तो रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। अब इसी कारण से, सेम इसी कारण से, दिस वेवरिंग इज दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसी वजह से हमें मिलता है क्या, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखने को। देखो ये क्या है, ये है, देखो ये है अपना स्टार, ये अपना स्टार है। अब दो क्यों दिखाया गया है, एक है रियल, एक है एपरेंट स्टार पोजीशन, और एक है रियल। तो ये वाला है रियल स्टार, ठीक है। अब बट जो ये रेज हैं ये ऐसे आ तो नहीं है, ठीक है, बट ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है नीचे। नीचे क्या है, डेंसर, डी मीडियम है, नीचे क्या है, डेंसर, और ऊपर क्या है, आर, रेयरर। रेयरर टू डेंसर यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे आया फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल चला गया। देखो हल्का सा बेंड हुआ, यहाँ पे देखोगे तो नॉर्मल की तरफ आ गया, इधर आ गया, इधर, ठीक है, बेंड हुआ। तो अब जिधर बेंड हुआ है हमें तो लग रहा है कि उधर से ही आया है ना, सीधा हम ऐसे लाइन सोचते हैं, हमें लगता है अपरेंट पोजीशन स्टार की यहाँ पे है, बट होती यहाँ पे होती है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर रेयरर है, हॉटर लेयर है एयर का, और नीचे डेंसर है, कोल्ड एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें स्टार की पोजीशन क्या होती है, बहुत अजीब दिखती है, अपरेंट पोजीशन दिखती है, यहाँ पर दिखती है। अब ट्विंकलिंग क्यों होती है स्टार्स की, स्टार ट्विंकल क्यों करता रहता है, ये बताओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बहुत अच्छा रीजन है इसका भी, वही सेम। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होती है। अरे यार, द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड स्टार लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट। वही हमने पढ़ा कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, इसलिए हमें लगता है कि यहाँ पर है अपरेंट पोजीशन, ठीक है। अब यही बार 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 चेंज होता है। सिंस द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट, ये बहुत दूर पे होते हैं, तो हमें अप्रॉक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्स लगते हैं। दे अप्रॉक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट्स एज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली। ये हमेशा फ्लक्चुएट कर रहा होता है। द अपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार फ्लक्चुएट्स एंड द अमाउंट ऑफ स्टार लाइट एंटरिंग द लाइट flicker the star sometimes appear brighter and sometime other time fainter which is twinkling effect। पता है मुझे, कुछ समझ नहीं आया, समझते हैं, इधर आओ। अरे हम ये खड़े हुए हैं, ठीक है, अब ये हमारी आइज़ है, यहाँ पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होता है कि मैंने समझा दिया, अर्थ की अलग अलग लेयर है, ठीक है। अब ये अलग अलग रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये डेंसर से रेयर हल्का सा हुआ, फिर हल्का सा हुआ, फिर हमारे तरफ आया। तो ये जो अलग अलग रिफ्रैक्शन हो रहा है ये चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता है काफ़ी। तो कभी हमें अपरेंट पोजीशन लगता है, कभी हमें स्टार यहाँ पर है, कभी लगता है यहाँ पर है, आसपास होता रहता है। तो इसलिए फ्लक्चुएट करता रहता है, और कभी हमें दिखता है बहुत ज़्यादा ब्राइटर, कभी फेंटर यानी हल्का। इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग इफेक्ट। बट ये बताइए भैया कि प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते, वाई डोंट प्लैनेट्स ट्विंकल। तो प्लैनेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ऐसे ही सेम लिखना होगा आंसर। क्यों नहीं करते, बिकॉज प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अर्थ, वो अर्थ से बहुत पास हैं, स्टार बहुत दूर होते हैं, एंड दस सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेज। इफ वी कंसिडर अ प्लैनेट एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट, द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आइज फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्स विल एवरेज आउट टू जीरो, दस नलीफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट। स्टार में क्या था कि ये बहुत छोटे हैं, तो बहुत अलग अलग हमें अपरेंट पोजीशन दिख रही है, बट प्लैनेट बहुत बड़ा है, तो ये अलग अलग पोजीशन को मिला दोगे तब भी जाके एक प्लैनेट बनेगा। तो हमें लगेगा कि हाँ हमारी अपरेंट पोजीशन सही है, उतना फ्लक्चुएशन नहीं है, इस वजह से वहाँ नलीफाई हो जाता है तुम्हारा ट्विंकलिंग इफेक्ट। अब एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनराइज, ये 2 मिनट देर से 2 मिनट पहले क्यों होता है, ये चीज़ कट चुकी है, ठीक है, ये चीज़ कट चुकी है। आ जाओ स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या मतलब है, अरे यार टिंडल इफेक्ट पढ़ते हैं,
ठीक है, टिंडल इफेक्ट। द अर्थ एटमोस्फियर इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। हमने बता दिया ना इस चीज़ को कि अर्थ में कई सारे स्मोक है यार, बहुत छोटे छोटे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट है, कुछ कुछ पार्टिकल है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसके वजह से होता है क्या, टिंडल इफेक्ट। ये देखो अपनी स्क्रीन पे देखो बहुत ध्यान से, ये क्या है, ये एक टिंडल इफेक्ट है। क्या हो रहा है, जब ऊपर से लाइट आ रही है तो इस तरह से अलग अलग तरीके से दिख रही है क्योंकि अलग अलग पैटर्न बीच में पाए जा रहे हैं और लाइट स्कैटर हो जा रही है कोलाइडल पार्टिकल से। इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इसको अगर तुम्हें रूम में एक्सपीरियंस करना है, दिस फेनोमेनन सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ स्मोक फील्ड रूम, कि धुआं से भरा हुआ रूम हो और बहुत पतली सी लाइट आए स्मॉल होल से, तो हमें देखने को मिलेगा। दस स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल विजिबल। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, जो मैंने इमेज में अभी दिखाया। अब नीचे देखो ये क्या लिखा है, द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। कलर डिपेंड करेगा कि जो स्कैटरिंग पार्टिकल है जिससे लड़के लाइट इधर उधर हो रही है वो क्या साइज का है। तो वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, छोटे पार्टिकल ब्लू लाइट को करते हैं, वाइल पार्टिकल ऑफ लार्ज साइज, बड़े साइज के पार्टिकल किसको करते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ को करते हैं। ठीक है, इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ देन द स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर वाइट। देखो क्या बोला मैंने कि जो टिनी पार्टिकल है ये किसको करेंगे ब्लू को। ब्लू लिखे यार, आज क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी लिखा रहा है यार, ब्लू को। ठीक है, और जो बड़े होंगे, मान लो थोड़े से लार्ज होंगे, तो ये बड़ी वेवलेंथ वाली को करेंगे। जैसे कि ब्लू के अलावा जो विबग्योर में इस साइड पे होते हैं वो सारे को करेंगे, जैसे रेड हो गया और बाकी अलग अलग हो गए, रेड ऑरेंज येलो ये सबको। ठीक है, अब अगर साइज जो है स्कैटरिंग पार्टिकल का बहुत बड़ा हो जाए तो स्कैटर्ड लाइट वाइट ही दिखेगी, स्प्लिट नहीं होगी इस तरह से। ठीक है, अलग अलग कलर में। अब व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू, बताओ कलर ऑफ स्काई ब्लू क्यों होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइनर पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। कि जो एटमॉस्फेयर में अलग अलग पार्टिकल पड़े हुए हैं ना, ये बहुत छोटे साइज के होते हैं। ठीक है, तो ये ही क्या कराते हैं, यही स्कैटरिंग कराते हैं। दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। मैंने बताया टाइनी पार्टिकल शॉर्टर वेवलेंथ को स्कैटर कराएंगे, और जो शॉर्टर वेवलेंथ किसकी, ब्लू की। तो ब्लू एंड वाली जो लाइट है वो ज़्यादा अच्छे से स्कैटर होती है रेड एंड से। अब ये एंड का मतलब क्या है कि अरे विबग्योर पे, VIBGYOR, तो ये ब्लू वाला जो है सिस्टम, ये इधर वाला उल्टा ही लिख दिया यार, आज हो क्या रहा है। ये VIBG और इसको रेड से लिखते हैं YOR। तो ये रेड वाला जो है ये क्या होती है, बड़ी वेवलेंथ होती है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, बड़ी होती है, और इसकी छोटी होती है। तो इसको सही से स्कैटर करा पाते हैं छोटे पार्टिकल, इसलिए ब्लू साइड वाले कलर्स हमें अच्छे से विजिबल होते हैं, ब्लूइश का स्काई हमें देखने को मिलता है। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आईज इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फियर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग। अगर एटमॉस्फियर ही ना होता अर्थ का, पार्टिकल्स ही ना होते, तो स्कैटरिंग भी ना होती। तो हमें स्काई कैसा दिखता, देन द स्काई वुड हैव लुक डार्क, यानी बिल्कुल डार्क, अंधेरा दिखता। ठीक है, द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। जो बहुत ऊंचे हाइट पे उड़ रहा होता है एयरप्लेन, वहां से हमेशा डार्क स्काई दिखता है क्योंकि स्कैटरिंग नहीं होती उतनी ऊंची हाइट पे। अब ये बताओ कि ये जो डेंजर वेंजर वाले सिग्नल होते हैं रेड कलर का क्यों होता है, यहाँ तक कि ट्रैफिक लाइट रेड कलर क्यों होती है, क्योंकि वो सबसे लीस्ट स्कैटर्ड होती है फॉग से या स्मोक से। कि धुआं उड़ेगा या फॉग होगा तो सबसे कम स्कैटर कौन सी लाइट होगी, जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ है, और किसकी ज़्यादा वेवलेंथ है, रेड कलर की। खत्म किया हमने ये चैप्टर। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। और स्वाहा हो गया है बिल्कुल पूरा का पूरा चैप्टर। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रहे तुम्हारे स्क्रीन पे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो अपने फ्री ऐप पढ़लेक्स को इंस्टॉल करो। नोट्स, वर्कशीट, क्विज, सैंपल पेपर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्लेस पे मिल जाएगा और क्लास 10 स्वाहा हो जाएगी। टिल देन नोटिफिकेशन छेड़ दो कि अगले वीडियो मिस ना हो, एंड देन जा पढ़ ले।